बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक दूसरी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल भी कहा जाता है और स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। इससे पहले हम वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एमएस वर्ड 2016 का डिटेल रिव्यू कर चुके हुए हैं। उसके जितने ऑप्शन थे हमने उसको एक्सप्लोर किया। आज हम बात करेंगे स्प्रेडशीट या एमएस एक्सेल के बारे में। ये भी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से ही बनाई गई एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो इस्तेमाल होती है जो डाटा है उसको ऑर्गेनाइज, उसको फॉर्मेट, उसको कैलकुलेट करने के लिए। यानी कि इसका स्पेसिफिकली जो मकसद है वो डाटा को ऑर्गेनाइज करना, उसको हैंडल करना, उसको प्रोसेस, कैलकुलेट या उसको जो है फिल्टर वगैरह करना। इसके अंदर जो ये शीट है ये 2 डायमेंशनल शीट होती है, मैट्रिक्स बना होता है जिसके अंदर जो है वो रोज और कॉलम्स होते हैं, जिसके अंदर हम टेक्स्ट, नंबर वैल्यूज या फॉर्मूलाज को लगाकर डाटा को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस शामिल हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलना है तो ओपन करना है तो कैसे करेंगे। जैसे मैंने पहले वर्ड के अंदर भी देखा था कि आप जो स्टार्ट मेन्यू का ऑप्शन है उसके साथ ही आपको एक रेक्टेंगुलर ऑप्शन सर्च का नजर आएगा। यहां पे आप ई वर्ड को लिखेंगे तो आपके पास ये एक्सेल 2016 आ जाएगा। ये एक्स और शीट बनी होगी, आप इस पे क्लिक करके इसको खोल सकते हैं। इसके खोलने के बाद जो रिबन्स हैं और जो उसका फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो डाटा की फॉर्मेटिंग है, डाटा को हैंडल ऑर्गेनाइज करने के लिए फॉर्मूलाज या बाकी ऑप्शंस और डिफरेंट है, बट फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस वही हैं जो आपने वहां पर पढ़े थे। बोल्ड करना, इटैलिक करना, साइज बड़ा छोटा करना, उसके साइज को बड़ा करना, उसके जो फाउंट है उसको चेंज करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, वो सारे ऑप्शंस तकरीबन एक जैसे हैं जो यहां पर आपको मिल जाएंगे। तो इसके अंदर भी स्टार्ट में हमारे पास आ जाती है जी टाइटल बार, जिसमें आपकी फाइल का टाइटल होगा। और याद रखिएगा वर्ड के अंदर जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है फाइल सेविंग का वो होता है डॉक 1 2 3 इस तरह से। बट जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल्स हैं उनका बाय डिफॉल्ट जो नेम होता है दैट इज बुक 1 2 3। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अक्सर पूछा जाता है। तो यहां पर आपका टाइटल बार आ जाएगी जिसमें आपकी फाइल का नेम आ जाएगा। उसके साथ यहां पर आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज करने के जो बटन है वो मिल जाएंगे, जैसे हमने वर्ड में भी देखा था। यहां पे आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार है जिसमें हेल्प का ऑप्शन, सेव करने का ऑप्शन और डिफरेंट दूसरे ऑप्शन आ जाते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ये आपके रिबन्स हैं जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट टैब्स पाई जाती हैं जिसके जरिए आप अपने डाटा को मैनेज या कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर आपके पास नेम बॉक्स आता है। नेम बॉक्स आपको इंडिकेट करता है कि पूरी शीट के ऊपर आपने कौन सा जो सेल है उसको सिलेक्ट किया हुआ, जिस सेल को आप सिलेक्ट करेंगे उसका नाम या उसका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला बार आती है जिसमें आप डाटा को ऑर्गेनाइज करते हो जो फॉर्मूलाज हैं वो पुट करते हैं। उसके बाद जिस सेल के ऊपर आप काम कर रहे होंगे वो इस तरह से हाईलाइटेड होगा जिसको हम एक्टिव सेल कहते हैं। उसके बाद यहां पर हम नीचे की तरफ आ जाएं तो ये जो हॉरिजॉन्टल इस तरह की जो बॉक्सेस की एरे है, जो इस तरह की एरे बनी हुई है इसको हम कॉलम कहते हैं। और अगर हम इस तरफ को चले जाएं इस तरह की एरे को हम जो है वो रो कहते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं तो ये आपका स्प्रेडशीट की टैब्स हैं जिसके अंदर आपने इस बुक के अंदर जितनी भी शीट्स होंगी, शीट 1 2 3 4, वो सारी की सारी आपको यहाँ पर विजिबल होंगी। उसके बाद ये आपके पास स्टेटस बार है जो आपकी फाइल के स्टेटस के बारे में आपको बताएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाती है और इधर आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार आ जाती है जिससे आप अपनी शीट को लेफ्ट, राइट या अप डाउन कर सकते हैं। उसके बाद जूम स्लाइडर है जिससे आप अपनी शीट को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं और ये स्लाइडर में आपको बता चुका हूं। तो ये मेन जो फेस है आपको स्प्रेडशीट का वो यहां पर इस तरह से डिजाइन किया गया है। असल से पहले बात कर लेते हैं जो फाइल को सेव करना, उसको प्रिंट करना, उसकी फॉर्मेटिंग हो चुकी हमने वर्ड में पढ़ चुके हैं तो हम उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे उन ऑप्शंस की जो पर्टिकुलरली एसोसिएट है विद एक्सेल या स्प्रेडशीट के ऑप्शंस के साथ, तो सिर्फ हम उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं जो नई चीजें इसके अंदर उसके बारे में। यहाँ पर एक नई चीज थी, हमने उसको कहा था कि हमारे पास नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स जो है वो हमें इंडिकेट करता है एक पर्टिकुलर सेल जिसको हमने सिलेक्ट किया होगा। याद रखिएगा जो नंबर ऑफ कॉलम्स है उनके नाम कुछ लिखे होते हैं इस तरह से ऊपर A
बी, सी, डी, ई और अप टू सो ऑन। इस तरह जो रोज है उनके नाम कुछ इस तरह से लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन। जब आप किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूं, अब इस सेल का एड्रेस क्या होगा? इस सेल का एड्रेस सबसे पहले हम लिखेंगे कॉलम कौन सा है ये, तो ये कॉलम है हमारे पास बी, तो ये आ जाएगा बी। उसके बाद हम देखेंगे कि ये रो कौन सी है, फॉर एग्जांपल ये तीसरी रो है तो रो 3, तो उस एक पर्टिकुलर सेल का एड्रेस क्या बन जाएगा? B3। इस तरह फर्ज करें हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? A8। तो इसका मतलब ये होगा कि ये A कॉलम की 8th रो का सेल है। तो इस तरह आप किसी भी एक्टिव सेल, जिसके सेल पे आप क्लिक करेंगे उसका जो एड्रेस है वो यहां पर एड्रेस बार में शो होगा, जो इंडिकेट करेगा कि आपने किस सेल को सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद वर्कशीट को नाम देना। अच्छा, यहां पर एक और चीज का डिफरेंस है, एक होती है जी वर्कशीट और एक होती है वर्कबुक। तो वर्कशीट ये है कि एक खास शीट जिसके ऊपर आपने काम किया हुआ है, और वर्कबुक जो है वो डिफरेंट शीट्स का कलेक्शन होती है, डिफरेंट शीट है, आपने उसकी जो कलेक्शन रही हम उसको वर्कबुक कहते हैं। अब हम डिफरेंट शीट्स को बाय डिफॉल्ट इनका नेम लिखा होता है शीट 1, शीट 2 और शीट 3। आप इनका नाम चेंज करना चाह रहे हैं, पर राइट क्लिक करें तो उस शीट से एसोसिएट जितने ऑप्शंस हैं वो इस मेन्यू में आ जाएंगे। यहां पर देखें तीसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है रीनेम। रीनेम का मतलब यह है कि आप इस शीट को पर्टिकुलरली अपने नाम के साथ उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहां पे देखें मैंने इस शीट का नाम चेंज करके लिख दिया रिजल्ट, इसका मतलब है इस पर्टिकुलर शीट के अंदर वो रिजल्ट है जो आपने लिखा हुआ। इस तरह आप डिफरेंट जो शीट्स हैं उनके नाम चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए जी, अब हम बात कर लेते हैं जी, यहां पर उन्होंने हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि आप किस तरह से जो डाटा है वो कॉलम के अंदर या वर्क शीट के अंदर फिल करेंगे। सिंपली आप जिस सेल के अंदर डाटा पुट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और उसके अंदर जो है वो अपना डाटा जो है वो टाइप करना शुरू कर दें। आप जो भी डाटा उस सेल के अंदर टाइप करेंगे वो ऊपर फॉर्मूला बॉक्स में नजर आना शुरू हो जाएगा, जो कुछ भी आप उसके अंदर लिखेंगे। इस तरह आप एक जो सेल के अंदर जो टेक्स्ट है वो लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने एक सेल के अंदर टेक्स्ट लिख दिया और आप ये चाह रहे हैं कि वो डाटा या वो फॉर्मूला बाकी जो सेल्स है उनके अंदर भी आ जाए। तो याद रखिए कि जब आप किसी एक सेल को सिलेक्ट करके लिख रहे होते हैं तो उसके कॉर्नर में इस तरह आपको एक डॉट नजर आएगा, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं आपको एक डॉट जो वो नजर आ रहा होगा। इस डॉट को क्लिक करें और इसको ड्रैग कर दें। जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो जितने हिस्सों तक आप हाईलाइट करके उसको ड्रैग करेंगे उतने हिस्सों तक वो डाटा जो वो ऑटो फिल हो जाएगा, या उस पर राइट क्लिक करके आपके पास ऑटो फिल के ऑप्शन जो है वो मौजूद है, इससे आप उसको ऑटो फिल भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं जी सेल के रेफरेंस की। सेल का रेफरेंस क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, सेल के रेफरेंस का मतलब यह है कि उस सेल की लोकेशन क्या है, उसका कॉलम का नंबर और उसके कॉलम का नाम और जो उसकी रो का नंबर है वो किसी सेल का एक पर्टिकुलर रेफरेंस नंबर होता है जो उसको खास तौर पर बताता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल D6 है तो ये क्या बताएगा? ये मुझे बताएगा कि D कॉलम का 6 जो सेल है उसकी बात जो है वो हो रही है। तो इसको हम जो है वो सेल रेफरेंस कहते हैं। अब आप किसी एक सेल में कोई जो फॉर्मूला पेस्ट करते हैं और वो फॉर्मूला चाहिए, मैं बताता चलूं, फॉर्मूला जो है वो एक खास एक्शन होता है, एक खास आप उसको डायरेक्शन देते हैं कि उस एक फार्मूला के जरिए आप उस डाटा के साथ कैसा करना चाहते, उस डाटा को सम करना चाह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, उसको हम फार्मूला कहते हैं। तो अब आप किसी सेल के अंदर फार्मूला लिखते हैं और उस फार्मूला को फर्ज करें आपने D6 में लिखा और आप उसको कॉपी करके उस फार्मूला को ले जाते हैं E5 के अंदर। तो जैसे आप फार्मूला को E5 में लेके जाएंगे वो ऑटोमेटिकली उसको E5 तक में कन्वर्ट कर देगा। तो इस सूरत हाल में उसको वो रिलेटिव सेल रेफरेंस कहते हैं। बट सम केसेस में आप ये चाहते हैं कि जब आप फॉर्मूला को कॉपी करें तो वो रेफरेंस चेंज ना हो, वो पुराने वाला ही रेफरेंस रहे, तो ऐसी सूरत हाल को हम जो वो एब्सोल्यूट रेफरेंस जो है वो कहते हैं। अच्छा जी, अब हम रेफरेंस जनरेट कर लिए, अब हम जनाब फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे, कुछ जो फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं जी स्पेशल कमांड आप किसी सेल के अंदर पेस्ट करना चाह रहे हैं। तो आप उस पर्टिकुलर सेल के ऊपर राइट क्लिक करें, यहां पर ये पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन है, नीचे चले जाएंगे, यहां पर आपको ऑप्शन नजर आएगा पेस्ट स्पेशल का।
अब जब पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जो आपको स्पेशल पेस्टिंग के जो ऑपरेशंस है वो देता है। फॉर एग्जांपल आप उसके अंदर कुछ स्पेशल चीज पेस्ट करना चाहते हैं, कोई फॉर्मूला, कोई वैल्यू, कोई फॉर्मेट्स, वो उनके अंदर आप डायरेक्ट पेस्ट करना चाह रहे हैं, या कोई ऑपरेशंस जो है, कोई ऐड का ऑपरेशन, सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन जो है वो पेस्ट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो है वो आपको स्पेशल पेस्टिंग के ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसको क्लिक करके आप स्पेशल पेस्टिंग कर सकते हैं। स्पेशल पेस्टिंग के ऑप्शन का ये कॉलम दिया गया है, ये जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उसके अंदर डिटेल के अंदर ये लिखे गए हुए हैं। इसके अंदर आप देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑल पे क्लिक करते हैं तो इसका पर्पस क्या होगा, पेस्ट ऑल सेल कंटेंट्स एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द कॉपी डाटा। मतलब आप जब इसको पेस्ट करेंगे इसका मतलब ये होगा कि डाटा भी पेस्ट होगा और उसकी फॉर्मेटिंग यानी कि उसका साइज, उसका फाउंट, उसका कलर, और वो बोल्ड है, इटैलिक, वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग भी साथ ही पेस्ट होगी। फॉर्मूलाज का मतलब है पेस्ट ओनली द फॉर्मूला ऑफ द कॉपी डाटा एज एंटर्ड, कि इसमें सिर्फ जो फॉर्मूला है वो ही कॉपी होगा, पेस्टिंग के ऑप्शन जो फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है वो पेस्ट नहीं होंगे। वैल्यूज पेस्ट ओनली वैल्यूज, फॉर्मेट जो है वो सिर्फ फॉर्मेटिंग को कॉपी करेगा। कमेंट्स है तो सिर्फ कमेंट्स को। ये जितने आपको पेस्टिंग के ऑप्शन दिए हुए हैं, हर ऑप्शन एक पर्टिकुलर चीज को कॉपी करके उसको नेक्स्ट सेल के अंदर पेस्ट करेगा जिसको आपने सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये टेबल जो है उन सारी स्पेशल पेस्टिंग, उनके ऑपरेशन और उनके पर्पस को बताता है। अब हम बात करते हैं जी फॉर्मूलाज की, कि फॉर एग्जांपल हमने दो नंबर्स को ऐड करना है। तो याद रखिए, फॉर्मूला लिखने के लिए, एक्सेल या स्प्रेडशीट के अंदर फॉर्मूला लिखने के लिए आपको सबसे पहले इक्वल्स का साइन जो है वो लगाना पड़ेगा। जब आप इक्वल्स का साइन पेस्ट करेंगे उसके बाद जो सेल है वो लिखने वाले ऑप्शन की तरफ चला जाएगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल आप एडिशन का जो वो बनाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, टाइप द इक्वल साइन। तो फॉर्मूला बिगिन करने का तरीका कार है, एक्सेल को पता चल जाएगा कि फॉर्मूला बनाने लगे हैं। टाइप द फर्स्ट नंबर टू बी एडेड, तो आप पहला नंबर जैसे ये देखिए आपने 60 और 70 का जमा करना, आप 60 पर लिखेंगे, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि आप ऐड करना चाह रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर है आप उसको लिखेंगे और एंटर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एंटर क्लिक करेंगे तो ये इस ऑपरेशन को कंप्लीट कर देगा और ये 60 और 70 को ऐड कर देगा। अब पहला तरीका तो ये था कि आपने सेल की जो वैल्यूज थी, जो नंबर्स थे, वो एग्जैक्टली लिख दिए। अब आप ये चाह रहे हैं कि अब आप वैल्यूज मत लिखें, अब सेल का एड्रेस लिखें। उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि वो फॉर्मूला इन दो सेल्स को ऐड करेगा, यानी कि इनकी वैल्यूज जैसे ही आप चेंज करेंगी वो ऑटोमेटिकली उनका सम भी चेंज हो जाएगा। इनकी वैल्यूज के चेंज होने से सम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसका तरीकेकार क्या है, अगेन सबसे पहले जो है वो आप इक्वल्स का साइन जो है उससे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जिस सेल को आप पहले ऐड करना चाह रहे हैं उस सेल का रेफरेंस लिखेंगे। जैसे यहां पर देखिए, इस सेल का रेफरेंस, ये वाला सेल है, इसका रेफरेंस क्या है, कॉलम बी रो 2, तो इस सेल का रेफरेंस मान जाएगा B2। तो आपने पहले लिखा B2, उसके बाद आप लगाएंगे जी प्लस का साइन। उसके बाद दूसरा रेफरेंस, दूसरा सेल क्या है, ये वाला, इसका एड्रेस क्या है, ये है जी B3, तो उसके आगे आपने B3 लिखा और एंटर का साइन प्रेस कर देंगे। तो इस तरह आपका इन दोनों सेल्स को ऐड करने का फार्मूला बन जाएगा। अब सेल का एड्रेस लिखने का फायदा यह है कि अगर आप सेल के कंटेंट को चेंज भी करते हैं तो आपकी जो फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिकली उस चेंज को एक्सेप्ट करते हुए आपका जो आंसर है उसको उसके मुताबिक जो है वो चेंज कर देगा। यही फायदा है एक्सेल शीट के अंदर कि वो पूरी शीट को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा अगर आप किसी एक सेल के अंदर भी चेंजेस करते हैं। सेम फार्मूला जो है वो आप माइनस का या एडिशन का भी बना सकते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि फार्मूला के जो पार्ट्स हैं वो कितने होते हैं, उनमें सबसे पहले तो सारे जो फार्मूलाज हैं वो इक्वल साइन के साथ जो है वो स्टार्ट होते हैं। साइन के लगाने के बाद आप फंक्शन लिखेंगे कि इक्वल के बाद आप कौन सा फार्मूला लगाना चाह रहे हैं। जैसे जमा करने के लिए आप सम का ऑप्शन लिखते हैं, माइनस करने के लिए आप लिखते हैं डिफरेंस, डिफ का, एवरेज के लिए आप लिखते हैं एवरेज, AVRAGE। इस तरह इक्वल साइंस के बाद आप फंक्शन उसका लिखेंगे। उसके बाद आप ब्रैकेट के अंदर आर्ग्यूमेंट लिखेंगे कि आप उस फॉर्मूला को या उस फंक्शन को किस सेल से लेके किस सेल तक जो है वो चलाना चाहते हैं, उसकी आप यहां पर रेंज लिख देंगे और ये रेंज डिफाइन करेगी कि उस रेंज के अंदर ये वाला जो फंक्शन है उसको ऑपरेट करवा दिया जाएगा। तो इस तरह जो है वो फार्मूला जो वो लिखे जा सकते हैं।
अब इसके अंदर आप जो वो कस्टम रेंज भी लिख सकते हैं, जैसे कॉमा लगा के, जैसे आपने एक रेंज ये लिखी, दूसरी रेंज ये लिख दे, तो इस तरह से आप कस्टम रेंज भी लिख सकते हैं। इससे डिफरेंस का आपने फार्मूला बनाना है, तो अगेन सम के लिए एसयूएम का फंक्शन आएगा, एवरेज के लिए एवरेज का फंक्शन आ जाएगा। आप नंबर काउंट करना चाह रहे हैं तो काउंट लगा दें, मैक्सिमम मिनिमम, इस तरह रेंज ऑफ फार्मूलाज हैं जो ऑलरेडी एक्सेल के अंदर मौजूद हैं, जिनको आप सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। इसके लिए आप इंसर्ट फंक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शन जो वो ऑलरेडी एक्सेल के अंदर मौजूद है। आप किसी एक को सिलेक्ट करके वो अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट रेंज के ऊपर। अच्छा जी, अब जो दूसरे फंक्शन मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे आप इंसर्ट फंक्शन ऑन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर रेंज ऑफ फंक्शंस है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली किसी एक फंक्शन को इस पूरी स्क्रॉल करके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उन पर क्लिक करके उनको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा जो काम है जो एक्सेल करता है वो ये है कि आपने जो उसको डाटा प्रोवाइड किया है वो उस डाटा को ग्राफिकली भी दिखाता है, उसके ग्राफ्स भी बनाता है ताकि आप उसका ग्राफिकल एनालिसिस भी कर सकें, उसका चार्ट भी बना सकें। उसके लिए आप क्या करते हैं, आप पहले वर्कशीट जिसके डाटा के साथ आप जो ग्राफ बनाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, उसका डाटा एंटर करेंगे जिसका आप ग्राफ बनाना चाहते हैं। आप उस सारे डाटा को इंश्योर करेंगे कि वो सारे का सारा डाटा जो है उसके अंदर कोई भी कॉलम, कोई सेल या कोई रो ब्लैंक नहीं है। सारे कॉलम या सारे सेल्स के अंदर डाटा जो है मौजूद है। उस सारे को इंक्लूड करने के बाद आप करेंगे जी इंसर्ट टैब पे क्लिक। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद चार्ट्स ग्रुप वाला जो ऑप्शन है आप उसको क्लिक करेंगे। देखिए जी, यहाँ पर आप इंसर्ट टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास चार्ट्स का जो टैब है या ऑप्शन है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अंदर आप यहां पर अगर देखें तो आपको डिफरेंट स्टाइल ऑफ चार्ट्स जो है वो मौजूद नजर आएंगे। इसके अंदर पाई चार्ट है, ग्राफ चार्ट है, बार ग्राफ चार्ट है, पॉइंट चार्ट्स है, मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो चार्ट्स हैं आपकी जरूरत के मुताबिक यहाँ पे मौजूद है। आप उनको क्लिक करके उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, उनकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, उनके कलर्स चेंज कर सकते हैं, उनका साइज, मतलब उनकी कंप्लीट रेंज ऑफ ऑप्शंस यहां पर आपको मौजूद है, जिनके जरिए आप उन जो चार्ट्स आपने बनाए हैं उनकी कलरिंग, फॉर्मेटिंग से लेकर उनकी टाइप्स तक हर चीज को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे वो आपके डाटा के अकॉर्डिंग जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसके मुताबिक जो चार्ट है या ग्राफ है उसको प्रोड्यूस कर देगा। अच्छा, ये अब हमने डाटा को अरेंज कर लिया, डाटा को फार्मूलाज भी लगा लिए, उसके चार्ट बनाना भी सीख लिए। अब अगर आपको वैरायटी ऑफ डाटा आप उसको फिल्टर आउट करना चाह रहे हैं, उनमें से कुछ चीजों को सेपरेट करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन मौजूद होता है जिसको हम फिल्टर कहते हैं। ये आपको डाटा टैब के अंदर मिल जाएगा, इसको हम फिल्टर कहते हैं। फिल्टर की मदद से हम डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं, उसको डिफरेंट कैटेगरीज की बुनियाद पर, डिफरेंट बेसिस की बुनियाद पर जो है वो अलग अलग कर सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं। अब इसके लिए आप डाटा को सिलेक्ट करें, फिल्टर अप्लाई करें। जब आप फिल्टर अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो टॉप रो है जिसके अंदर आपने हेडिंग्स दी हुई हैं उन कॉलम्स की, जैसे देखिए ये नेम वाला कॉलम है, ये रोल नंबर वाला कॉलम है, फिर सब्जेक्ट्स है, फिर मार्क्स है। इनके साथ देखिए जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो शो होगी है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेन्यू खुल जाएगी जिसमें उसकी तमाम एंट्रीज मौजूद होगी। आप किसी एक एंट्री पे क्लिक करके उसका रेलेवेंट डाटा जो है वो फिल्टर आउट कर सकते हैं। इस तरह से आप नेम के हिसाब से, रोल नंबर के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से डाटा को फिल्टर आउट करके उसको देख सकते हैं। उसके बाद आप डाटा को उन्हीं फिल्टर्स को इस्तेमाल करते हुए वैलिडेट कर सकते हैं, डाटा को डिफरेंट नंबर्स दे सकते हैं और उनकी जो फॉर्मेटिंग है, जैसे कि आप उस डाटा को जो ढूंढना चाह रहे हैं पूरे नंबर में ढूंढना चाह रहे हैं, पहली 100 एंट्रीज में ढूंढना चाह रहे हैं, पहली 50 एंट्रीज में ढूंढना चाह रहे हैं, उसके जरिए वो ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है। बाकी जैसे मैंने आपको पहले बताया, होम टैब के अंदर वो फॉर्मेटिंग के तमाम स्टाइल के ऑप्शन मौजूद हैं जो आप वर्ड के अंदर पढ़ चुके हैं। जैसे आप उसका फाउंट चेंज कर सकते हैं, यहां से आप उसका फाउंट चेंज कर सकते हैं, साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, उसका जो सेल्स हैं उनके बॉर्डर कर सकते हैं, उनका कलर चेंज कर सकते हैं, उनको कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, उनकी अलाइनमेंट है, सेंटर, लेफ्ट, राइट पे, उनकी इंडेंटेशन है, मर्ज है, रैप, ये वो सारे ऑप्शन है जो आप वर्ड के अंदर पढ़ चुके हैं। वो सारे के सारे ऑप्शन है वो यहाँ पर भी वैलिड है। इनकी मदद से आप जो डाटा यहाँ पर लिख रहे हैं उसकी फॉर्मेटिंग भी
कर सकते हैं। ये वैरायटी ऑफ फंक्शन है जिसके जरिए आप यहाँ पर डाटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप वर्कबुक को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। आपने कोई वर्कबुक बनाई, आप उसके ऊपर पासवर्ड और इंक्रिप्शन के जरिए उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ये आपको रिव्यू वाले ऑप्शन के अंदर प्रोटेक्ट वर्कबुक के नाम से ऑप्शन मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको डिफरेंट ऑप्शंस देगा। आप उसके ऊपर पासवर्ड सेट कर सकते हैं कि जब तक आप वो पासवर्ड किसी को प्रोवाइड नहीं करेंगे वो आपकी वर्कबुक जब वो कोई देख नहीं सकेगा। इस तरह वर्कबुक को पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। इस तरह आप वहीं से ही उसको अनप्रोटेक्ट भी कर सकते हैं पासवर्ड लगा के कि आपकी वो जो वर्कबुक है वो दोबारा अनप्रोटेक्टेड हो जाएगी। तो यहां तक सारे जो मेजर ऑप्शंस है वो एक्सेल के हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। इसके अलावा भी काफी सारे ऑप्शंस हैं जो आप प्रैक्टिस के जरिए उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये दो मेजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे जिसकी मदद से आप वर्ड प्रोसेसिंग और डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इसके जरिए कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट तीसरा जो मेजर फॉर्मेटिंग का जो टूल है वो है उर्दू एडिटर का, जिसके जरिए आप जो उर्दू है उसकी टाइपिंग या उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो कर सकते हैं। बहुत सारे टूल जो हैं वो उर्दू की एडिटिंग के लिए मौजूद है, जैसे कि कातिब है, इनपेज है, उर्दू एडिटर है और भी काफी सारे पेजेस हैं। इनमें जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है दैट इज इनपेज। इनपेज जो टूल है ये जिस तरह आप वर्ड के जरिए इंग्लिश की जो फाइल्स हैं, इंग्लिश टाइपिंग की जो फाइल्स हैं उनको हैंडल करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उनको मैनेज करते हैं, इस तरह जो इनपेज है ये एक ऐसा टूल है, ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो उर्दू के साथ आपको वो सारे ऑप्शंस जो वो प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे एक शॉर्टकट ये है कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही उर्दू लिखने के भी जो फैसिलिटीज है वो देते हैं, जैसे कि यूनिकोड है या इस तरह इनपेज सॉल्यूशंस भी हैं जो वर्ड के अंदर ही उर्दू लिखने की फैसिलिटी देते हैं। तो इनपेज के अंदर भी वही सारे ऑप्शन मौजूद है जिसकी मदद से आप जो डॉक्यूमेंट को वो मैनेज भी कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें न्यू डॉक्यूमेंट की, तो जैसे ही आप इनपेज की फाइल को खोलते तो आपको एक ब्लैंक शीट नजर आएगी और यहाँ पे आप फाइल पे क्लिक करके न्यू डॉक्यूमेंट या कंट्रोल एन पे क्लिक करके आप एक नया डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं। जैसे आप नए डॉक्यूमेंट का जो डायलॉग पे क्लिक करते हैं ये एक डायलॉग बॉक्स जो है वो सामने आता है जो आपको ये ऑप्शन देता है कि आप पेज का साइज, उसकी विड्थ, उसकी ओरिएंटेशन, उसके मार्जिन, उसके कॉलम, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ से मैनेज करके आप नई फाइल को खोल सकते हैं। जब आप उसको खोलेंगे तो आपको यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस जो है वो नजर आ जाएंगे जिसकी मदद से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास अलाइनमेंट टूल्स हैं, जिस तरह आप इंग्लिश में मैनेज करते थे अलाइनमेंट को लेफ्ट साइड, राइट साइड, सेंटर, वो यहां पर आपको मिल जाएंगी। उसके बाद टाइटल बार है, यहां पर आपके डॉक्यूमेंट का नाम मिल जाएगा। उसके बाद ये सारा मेन्यू है, यहां से आपको फाइल, फॉर्मेटिंग, वही सारे ऑप्शंस जो वर्ड के अंदर थे वो मिल जाएंगे। उसके बाद यहां से आप फाउंट का कलर चेंज कर सकते हैं, फाउंट की टाइप चेंज कर सकते हैं, उसकी स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बोल्ड या इटैलिक कर सकते हैं और उसकी स्पेसिंग को यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह वर्ड डॉक्यूमेंट को इसके जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद एक साइड मेन्यू, जैसे ये हमने ऊपर वाली बात की है तो यहाँ पर ये एक साइड मेन्यू भी गिवन है, ये वाली। इस साइड मेन्यू की बात करें तो इसमें जो टूल्स दिए गए हैं इस टूल बार के अंदर, इसके अंदर टॉप पे ये जो एरो वाला है ये सिलेक्शन टूल है। उसके बाद ये जो हैंड वाला है इसको आई बीम या हैंड टूल कहते हैं। इसकी मदद से आप पेज को लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करवा सकते हैं। ये रोटेशन टूल है जिसके जरिए आप पेज या जो लिखा हुआ जो मटेरियल जिसको आप सिलेक्ट किया उसको रोटेट करवा सकते हैं। इसको ये चेन टूल है, इसके जरिए आप लिंक करवा सकते हैं। ये इन लिंक चेन टूल है। टेक्स्ट बॉक्स टूल है कि आप एक टेक्स्ट बॉक्स लगा के उसके अंदर लिख सकते हैं। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल है, रेक्टेंगुलर टूल है। इस तरह डिफरेंट टूल्स हैं। इसके बाद ये शेप्स वाली टूल्स हैं, आप ये वाली शेप्स जो है वो यहां से क्लिक करके ड्रॉ उसमें कर सकते हैं। बाकी इसके लिए जो टेबल इस्तेमाल होता है कीबोर्ड का, एक इसके लिए खास लेआउट इस्तेमाल होता है जिसको हम फोनेटिक कीबोर्ड कहते हैं। तो फोनेटिक कीबोर्ड की कीज जो है वो आपको ये बताती हैं कि जो हम आम यूएस कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं एबीसी जिस पर लिखी होती है, तो किस की स्ट्रोक के अगेंस्ट कौन सा उर्दू का जो अल्फाबेट है वो लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ए के जरिए अलिफ और अलिफ मद्दा लिखते हैं, एक्स के जरिए शीन लिखते हैं, जी के जरिए जे लिखते हैं। तो वो फोनेटिक कीबोर्ड लेआउट जो है वो आपको ये एक्सप्लेन कर देता है कि इंग्लिश के किस की स्ट्रोक के साथ उर्दू का कौन सा जो अल्फाबेट है वो एसोसिएट है। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज है, हम उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। द लेफ्ट मोस्ट बटन लोकेटेड ऑन टाइटल बार वर्ड डॉक्यूमेंट, जो लेफ्ट मोस्ट बटन होता है टाइटल बार के ऊपर वो असल में क्विक एक्सेस टूल बार होती है।
उसके बाद हाउ मेनी टैब्स आर देयर इन वर्ड 19, तो 9 टैब्स उसके अंदर मौजूद होती हैं। विच लेआउट गिव्स द व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट एज अपीयर इन अ वेब ब्राउजर, तो ये जो लेआउट है ये हमें वेब जो लेआउट है उसकी मदद से हम उसको देख सकते हैं। डाटा एंट्रिंग का एक्सेल में जो बेसिक यूनिट है वो हमारे पास सेल होता है जिसके अंदर हम डाटा एंटर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन वर्ड, तो न्यू की कमांड जो उससे हम नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू ओपन प्रिंट डायलॉग, तो प्रिंट डायलॉग के लिए हम कंट्रोल पी की कमांड जो है वो यूज करते हैं। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली ये सेशन आपके लिए बड़ा मुफीद रहा होगा। अब अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।